हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो देने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर एक एक्सरसाइज वीडियो में बताता हूं कि आपने एक्सरसाइज वीडियो को ऐसे यूज़ करना है कि सिर्फ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें जो आप कई बार ट्राई कर चुके हो और उसके बाद भी आपसे नहीं निकले हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेंटली कर सकते हो अगर आप ट्राई करोगे। तो एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं मेंटली करने, तो डायग्राम भी आप दिमाग में ही बना सकते हो, मेंटली इमेजिन कर सकते हो। और एक आधे क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे लगे इसमें कि भाई ये डिफ़िकल्ट है, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा उनके ऊपर समय बिताना, आपको खुद पता चल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ उन चीज़ों के सॉल्यूशन देखोगे जो क्वेश्चंस आपने काफ़ी बार ट्राई किए हैं। Two posts are 25 meter and 15 meter high, and the line joining their tips make an angle of 45 degree with the horizontal. तो देखो दो पोल हैं, एक ये 15 मीटर ऊंचा और एक ये 25 मीटर ऊंचा। ठीक है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स, जो इनकी टिप्स यानी कि इनके टॉप को, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ऊपर वाली टिप को, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो एक बार इनके बॉटम को ही मैं मिला देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस 15 है तो ये डिस्टेंस भी 15 होएगा, ये वाला। और ये पूरा डिस्टेंस 25 है, तो 25 में से 15 गए, ये डिस्टेंस 10 होएगा। अब आप आ जाइएगा ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर राइट एंगल होएगा और ये एंगल 45 का है, तो ये एंगल भी 45 का होएगा। अगर 45 के सामने 10 है तो इस 45 के सामने भी 10 होएगा। यानी कि ये जो दोनों पोल हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो 10 मीटर का होएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर। तो दो बिल्डिंग हैं, एक की हाइट है 53 मीटर, दूसरे की हाइट है भाई 117 मीटर। ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो उनके टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताया गया है, वो कितना है? 136 मीटर। ठीक है। इनके बॉटम को मिला देते हैं। अब आगे इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन बिटवीन टू बिल्डिंग्स। यानी कि इन्होंने हमसे पूछी है ए बी की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँ, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच दूँ, तो ये 53 है, तो इसके एग्जैक्टली सामने ये भी 53 होएगी लाइन। कौन सी लाइन? बी ई 53 होएगी। और अगर ये पूरी 117 है तो 117 में से 53 गई, ये हो जाएगी जी 64। तो अब हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी ई सी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है? ध्यान से देखो जरा। 64 किसी का मल्टीपल है, उसी चीज़ का स्क्वायर भी है। 136 किसी चीज़ के पाड़े में आ रहा है, 17 का पाड़ा आपको याद है? तो भाई 17 का 8 गुना है ये, और ये जो है ये 8 का 8 गुना है। तो 8 17, 17 8, और तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, मतलब तीसरा नंबर क्या होता है इनके ट्रिपलेट में? 15। तो 8 15 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं? तो ये जो लाइन होगी 15 की 8 गुना होगी 120। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत भी नहीं होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बात बन जाती है। अगर ट्रिपलेट से बात नहीं बनती तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। तो भाई दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर का है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। What is the angle of elevation of the sun when the length of shadow of a pole is √3 times the height of the pole? तो मान लो ये अपना पोल है, पोल की हाइट है 1 यूनिट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पोल की जो परछाई है उसकी लंबाई जो है पोल की लंबाई की √3 टाइम्स है। तो इसकी परछाई, मान लो यहाँ पर कहीं पर सूरज होएगा, तो एक काली काली इसकी परछाई है। तो ये अगर इसकी पोल की लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी परछाई 1 यूनिट √3 यूनिट होएगी परछाई की लेंथ। ठीक है। तो अब हमने क्या बताना है? अब हमने बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होएगा? वो ये होएगा भाई सूरज का क्या एंगल है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ऐसा केस कहाँ पर होता है? 30 60 90 वाली ट्रायंगल के अंदर होता है। हालांकि यहाँ पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 1/√3। और ये किस केस में होता है? ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू हो जी 30 डिग्री। ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। या फिर ये आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि ऐसा सिर्फ 30 60 90 के ट्रायंगल के अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर।
कि 30 के सामने वाली जो साइड है उसकी √3 गुना 60 के सामने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, अदरवाइज डायग्राम की जरूरत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी चाहिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है और भाई एक चिमनी है। ठीक है, ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और ये चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है 28.5। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ चिमनी का, यहाँ पर ये अपना ऑब्जर्वर खड़ी है उसकी आंखों से, तो वो क्या है, वो 45 डिग्री से। तो यानी कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। क्लियर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। देखो अगर ये डिस्टेंस 1.5 है और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके लिए एटलीस्ट जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मेंटली करने चाहिए। ट्राई करो, ये होएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपके दिमाग में जब डायग्राम स्टे करने लगेगा, स्टार्टिंग में जब आप इमेजिन करोगे डायग्राम अपने दिमाग में ही बनाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, डायग्राम आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें कि भाई कौन सी साइड की क्या लेंथ थी। लेकिन वो ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी कैपेबिलिटी डेवलप की, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई एग्ज़ाम में हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम में बनाएंगे, लेकिन जब हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि कुछ लेवल के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही कर पाते हैं, यानी कि एटलीस्ट प्रैक्टिस टाइम में बिना नोटबुक पर डायग्राम बनाए कर पाते हैं, तो हम एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्टली कहाँ पर असर पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस 1.5 है तो भाई ये वाला डिस्टेंस भी 1.5 होएगा। क्लियर है। और अगर ये वाला डिस्टेंस 28.5 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 28.5 होएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होएगा। अगर 45 के सामने 28.5 है तो इस 45 के सामने भी 28.5 होएगा, यानी कि ये वाली साइड 28.5 है और उसके नीचे ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 है। तो पूरी चिमनी की लेंथ कितनी होगी भाई, 28.5 प्लस 1.5, पूरी चिमनी की लेंथ हो गई 30 मीटर। ठीक है। ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम ऑफ डे द शेडो ऑफ ए 5.4 मीटर हाई ट्री इज 9 मीटर इन लेंथ। तो हमारे सामने एक ट्री है। ठीक है, तो इस ट्री की जो लेंथ है वो है जी 5.4 मीटर और इसकी जो छाया है वो है 9 मीटर की। क्लियर है, इस ट्री की जो छाया है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल, एक पोल है उसकी लेंथ जो है वो 13.5 मीटर है, तो इस पोल की लेंथ क्या होगी उस वक्त। देखो अगर दिन के सेम टाइम हम छाया को माप रहे हैं तो छाया क्यों बनती है, क्योंकि ये सूरज होता है और ये कुछ एंगल ऑफ इसका डिप्रेशन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे उतनी ही छाया बनेगी। अगर सेम टाइम पर हम शेडो की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्री की जो लेंथ है वो 5.4 है और इसकी शेडो की जो लेंथ है 9 मीटर है। ये सेम रेशियो में होंगी एग्जैक्ट, जो कि यहाँ पर होंगी एग्जैक्टली सेम रेशियो में होंगी। अगर एक डबल लेंथ का ट्री होएगा इससे तो उसकी छाया भी डबल होएगी, 9 मीटर की बजाय 18 मीटर होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है, यहाँ पर बस मैं आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ, इसीलिए इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो देखो हमने एग्जाम में सिर्फ क्या करना है कि देखो जो पेड़ की छाया है वो 9 मीटर है, तो अगर छाया 9 मीटर है तो चीज की ऊंचाई है 5.4 मीटर। अगर छाया 1 मीटर होएगी तो चीज की ऊंचाई होएगी 5.5/9, और अगर छाया 13.5 मीटर है तो चीज की हाइट होएगी 5.4/9 इंटू 13.5। क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये नीचे 10 आ जाएगा और हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 6 जा या 9 15 जा, कैसे भी आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, 15 में 135, तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 से चला जाएगा जी 2.7, तो 27 थी 81, 8.1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है। The top of two poles of height 24 मीटर and 36 मीटर are connected by a wire। तो दो पोल हैं, इसकी हाइट है भाई 24 और इसकी हाइट है 36।
और इनके जो टॉप हैं वो वायर के द्वारा कनेक्टेड हैं, ठीक है। मान लो ये तार बांधा हुआ है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इनके बेस को भी जोड़ देता हूँ मैं। देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो भाई वायर की लेंथ क्या है, यानी कि ये जो काली काली डंडी है इसकी लेंथ क्या है। तो देखो ये 24 है तो इसके एग्जैक्टली सामने ये भी 24 होएगी, तो ये पूरी 36 है, 36 में से 24 के तो ऊपर जो हिस्सा बचा है उसकी लेंथ 12 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखो वायर की लेंथ यानी कि इस काले काले रीजन की लेंथ हमने बतानी है, काली काली लाइन की लेंथ। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री होएगा, ये 90 होएगा, तो यानी कि हमने 90 के सामने वाली लाइन की लेंथ बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 के सामने वाली 30 के सामने वाली की डबल होती है। तो 60 के सामने अगर 12 है तो 30 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने होएगा 12/√3 यानी कि 4√3, और 30 के सामने 4√3 है तो 90 के सामने क्या होएगा, 90 के सामने होएगा जी 8√3। 8√3 अपना आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। What is the angle of elevation of the sun from the top of a pole if the length of shadow is equal to length of the pole। तो देखो मान लो ये पोल है और यहाँ पर ये सूरज है, तो सूरज कितनी लंबी छाया बनाता होगा, सूरज ऐसे पोल के ऊपर किरणें पड़ रही होंगी और ये छाया बन जाएगी पोल की। क्लियर है। ये जो काली काली नीचे मैंने बनाई है ये पोल की छाया बन जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि ये एंगल थीटा कितना है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल इफ द लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोल। तो ये जो छाया है ना, अगर मैं इनका नाम दूं ए बी सी, तो ये जो छाया है ए बी, छाया की जो लंबाई है, शेडो की जो लेंथ है वो पोल की लेंथ के बराबर है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ऑफ कोर्स, और ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पर या तो आप ये कर सकते हो कि भाई टेन थीटा क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। अदरवाइज हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें डायरेक्टली पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि जो दोनों एंगल होंगे 45 के बनेंगे। और ये चीज़ यहाँ पर डायग्राम बना के मैं ऑफकोर्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लग जानी चाहिए, वो चीज़ नॉर्मल है, क्वेश्चन पढ़कर पता लग जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़कर आपको नहीं पता लग रही है माइंड में विजुअलाइज करके, तो आप वीक हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है पता लगना। तो इस चीज़ पर काम करो। इफ़ द हाइट ऑफ ए पोल एंड ए डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ द हाइट ऑफ ए पोल, कि एक पोल की हाइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है ये, तो पोल की हाइट और इस पॉइंट से पोल का जो डिस्टेंस है दोनों बराबर हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल, तो इस पॉइंट से पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा टॉप का, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 45 45 90 वाली ट्रायंगल बनेगी। अगर दो साइड्स इक्वल हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो 45 45 90 वाली बनेगी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, पिछले क्वेश्चन की तरह। आंसर इज ऑप्शन 4। ए पाम ट्री 90 फीट हाई इज ब्रोकन बाय विंड, ठीक है भाई, एक पाम ट्री है इतना ऊंचा है, ठीक है, ये ऐसे 90 फीट हाई है, इज ब्रोकन बाय द विंड एंड इट्स अपर पार्ट मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो जब ये टूटा, मान लो यहाँ से टूट गया ऐसे, ठीक है, तो इसका जो अपर पार्ट है ये ग्राउंड को 30 डिग्री के एंगल पर मिल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड, तो हमने निकालना है जहां पर ट्री का टॉप ग्राउंड को मीट करता है उसका डिस्टेंस ट्री के बॉटम से, ठीक है। तो चलिए, तो देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 होगा। तो हमें पता है कि 30 के सामने वाली साइड की जितनी भी लेंथ होगी, मान लो ये x है, तो 90 के सामने वाली साइड की लेंथ होगी 2x। और ये तो आपको पता ही है कि भाई जो ट्री की लेंथ है वो क्या है, ट्री की लेंथ रिप्रेजेंट करती है साइड ए बी प्लस साइड बी सी। ट्री की जो लंबाई है वो ए बी प्लस बी सी इसके अलोंग यहाँ पर आई है, यानी कि जो ट्री की लेंथ है वो x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू कितनी है 90 फीट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 30, यानी कि जो ट्री है वो 30 मीटर ऊपर से टूटा है और उसका जो 30 फीट ऊपर से टूटा है
और उसका बाकी का जो 60 फीट का पोर्शन है वो ऐसे टेढ़ा लेटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई ट्री का ये जो टॉप ग्राउंड को जहाँ पर टच हुआ है वो यहाँ से कितनी दूर है। तो देखो 30 डिग्री के सामने अगर 30 है तो 60 के सामने क्या होगा, तो 60 के सामने होगा 30√3 और हमारा आंसर हो जाएगा जी 30√3। क्लियर है। तो यहाँ पर 30√3 तो है नहीं, तो यानी कि √3 की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1.732। तो अभी पुट कर देते हैं, तो 30 × 1.732 तो 17 थी 51, 32 थी 96, 5196। और भाई 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, तो 51.96 आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। फ्रॉम ए पॉइंट P on a level ground the angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री। तो एक टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, एक पॉइंट P से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बताया जा रहा है। ठीक है। इफ द टावर इज 270 मीटर हाई, और टावर की जो हाइट है वो 270 मीटर है, तो क्या पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो P का डिस्टेंस टावर के फुट से, यानी कि PQ की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्लियर है। तो 30 के सामने क्या है, 30 के सामने है 270, तो ये वाला एंगल होएगा जी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी 270√3, और यहाँ पर 270√3 नहीं है, तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732। तो क्या हो जाएगी 270 × 1.732। तो सिंपल सी बात है, एक 0 है, इस पॉइंट को हटाओ, 2 के बाद पॉइंट आएगा। और ये जो 27 है, 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 9 × 27। एक बार तो इसको 3 गुना कर दो, एक बार 9 गुना कर दो, सिंपल सी बात है। और 3 गुना तो हम मेंटली कर सकते हैं, 3 गुना कैसे करोगे, 17 थी 51 और पॉइंट के बाद 32 है, 32 थी 96। देखो 3 गुना तो मैंने कर दिया, उसके बाद सिर्फ 9 गुना और करना है, तो 9 गुना भी कर देंगे। 9 × 6 = 54, 9 में 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 9 5 45 और 1 46, तो 467.64, तो 467.65 ये बिल्कुल इसके पास है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पर। क्लियर है भाई। चलो, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक पोल है, उसके ऊपर किसी इलेक्ट्रीशियन को कोई भाई गड़बड़ ठीक करनी है, तो पोल की जो हाइट है वो 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.54 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो जो टॉप का पोल है, सॉरी जो पोल का टॉप है, जो पोल का ऊपर वाला सिरा है, उससे 1.54 मीटर नीचे उसे पहुंचना है, उसे ठीक करने के लिए। क्योंकि सीढ़ी लगाएगा कोई बंदा ऐसे, तो सीढ़ी के ऊपर ऐसे खड़ा होके ऐसे ठीक करेगा ना, सीढ़ी के ऊपर खड़ा होके। क्लियर है। तो जो भी हो, सीढ़ी लगाए या ना लगाए, इक्वेशन की यही रिक्वायरमेंट है। तो देखो पोल की लंबाई है पूरी 5 मीटर भाई, 1.54 मीटर टॉप से नीचे उसे पहुंचना है, तो 5 मीटर माइनस 1.54 कितना हो जाएगा, 5 में से दोगे 3.46 मीटर। क्लियर है। ये हाइट हो गई ए से लेकर बी तक की। उसके बाद हमने क्या बताना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या बता रहे हैं, ये लैडर यूज करने वाला है अपना इलेक्ट्रिशियन, तो लैडर यहाँ तक पहुंचेगी और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होएगी, और लैडर इंक्लाइंड होएगी 60 डिग्री पर, क्योंकि उसे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ पर खड़े होके फॉल्ट को ठीक करना है। ठीक है। लैडर यहाँ तक पहुंचेगी, 1.54 मीटर नीचे तक पहुंचना उसे। तो चलिए अब इस लैडर की लेंथ बतानी है, तो बस हमने ये सिचुएशन समझनी थी और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास बढ़ानी है। ठीक है। तो लैडर की लेंथ का मतलब है कि भाई डी बी की लेंथ हमने बताना है। तो अब देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 का है, ये एंगल 30 डिग्री का है। तो 60 डिग्री के सामने ये है, हमने 90 के सामने निकालना है, तो 30 के सामने वाली चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो 60 के सामने ये है, तो 30 के सामने क्या होएगा, 60 के सामने जो भी है उसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू है 1.73, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 1.73। ठीक है। तो देखो ये जानबूझ के ऐसी वैल्यूज दी गई हैं, 1.73 का डबल है ये, 17 का डबल 340, 3 का डबल, ये ऊपर वाला डबल है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है 2 मीटर।
तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होएगी उसकी लेंथ होएगी 4 मीटर, 30 के सामने वाली के डबल है, तो हमें जो लैडर चाहिए उसकी लेंथ 4 मीटर चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो ये स्लाइड होती क्या है एक बार तो वो मैं आपको बता दूं। आपने पार्क के अंदर जो झूले देखे हैं जहां पर एक तरफ तो ऐसे होती है भाई सीढ़ी, ठीक है, जहां पर एक तरफ तो आपको ऐसे सीढ़ी दिखेगी ऐसे, ठीक है, थोड़ा 3D में बना रहा हूं मैं, ये ऐसे वो झूले दिखेंगे, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और फिर फिसलते हुए यहाँ से आ जाएंगे, तो उन झूलों की बात हो रही है। क्लियर है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 तरह के झूले लगाना चाह रही है। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 2 स्लाइड है, देखो, एक तो ऐसी स्लाइड जिसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर ऊपर हो एंड इज इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो। और एक और बात आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्लाइड है वो कहाँ पर यूज होएगी, मतलब फिसलने वाली चीज़ है वो यहाँ पर यूज हो रही है, यहाँ से फिसलते हैं बच्चे, ठीक है, तो पता है ना कि इस रीजन से बच्चे फिसलते हुए आएंगे। देन आगे और क्या बताया, आगे उसने बताया है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर ऊंची होगी, और अब की बार जो स्लाइड है वो स्टीप, स्टीप मतलब कि खड़ी होएगी ऐसे जबरदस्त 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, ये जो काला काला है यहां पर अपनी स्लाइड यूज होएगी इस एरिया में, ठीक है। अब देखो उसने पूछा क्या, अब उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ दी स्लाइड्स, दोनों स्लाइड की लेंथ का सम, यानी कि ये जो काले काले पोर्शन है इनकी लेंथ का सम। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। देखो इस ट्रायंगल के अंदर 30 के सामने क्या है, 30 डिग्री के सामने 1.5 मीटर, तो हमने निकालना है 90 डिग्री के सामने, काली काली की लेंथ निकालनी है, तो 90 के सामने होएगी डबल, 1.5 की डबल यानी कि 3 मीटर। यहाँ पर भी हमने 90 मीटर के सामने वाली साइड निकालनी है, तो ये वाला एंगल होएगा जी 30 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने 3 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होएगा, √3 से डिवाइड कर दो यानी कि √3 मीटर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, 2√3 मीटर। क्लियर है। तो हमने क्या निकालना है, 3 मीटर प्लस 2√3 मीटर, ये अपना आंसर होगा। तो भाई पॉइंट्स के अंदर है तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 1.732, 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, 3.464, और प्लस ये वाला 3, तो प्लस ये वाला 3 करूँगा तो 6.464, ये अपना आंसर हो जाएगा। मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी, एज सिंपल एज दैट। और ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली मेंटली करने के हैं, ठीक है, इनके लिए डायग्राम मत बनाना, दिमाग के ऊपर जोर दो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत ज़बरदस्त कोर्स ये आपके लिए है, अब आपकी मेहनत में कमी होएगी कहीं पर होएगी तो, ठीक है। ए फ्लैग पोल स्टैंड्स ऑन ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 450 मीटर, तो एक बिल्डिंग है 450 मीटर की, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैग पोल है, इसके ऊपर एक झंडा है, भाई यहाँ पर एक झंडा है, क्लियर है। एन ऑब्जर्वर इज एट ए हाइट ऑफ 300 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो एक ऑब्जर्वर है, ये बिल्डिंग है, इसके बेस से ऑब्जर्वर की जो हाइट है, जो बंदा देख रहा है उसकी हाइट है 350 मीटर, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज 30, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल का वो यहाँ से है जी 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 50 फीट, और जो फ्लैग पोल ये काले काले इसकी हाइट है 50 फीट, ये, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल, और जो फ्लैग पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला एंगल है जी थीटा, क्लियर है, ये वाला एंगल। देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो अब मैं इन ट्रायंगल्स का नाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ABCDEF, तो हमने निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, tan थीटा कौन सी ट्रायंगल के अंदर हमने निकालना है,
तो हमने निकालना है ट्रायंगल FDC में, FDC के अंदर दिख रही है FDC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है FC और बेस क्या है, बेस है DC। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो ये FC क्या होएगा, तो भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 300 है, तो ये डिस्टेंस 300 होएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 300, और ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है 450। क्लियर है? तो 450 में से ये 300 गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 150, ये जो डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? अब देखो FC कितना है, ये जो FC है ये 150 प्लस 50, ये हो जाएगा जी 200, डिवाइडेड बाई, फिर हमने DC की लेंथ बतानी है, तो DC की लेंथ क्या होगी, इसके लिए आप आ जाओ छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर, छोटी वाली ट्रायंगल यानी कि DEC, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ एक बार। ठीक है, तो DEC ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, और अगर 30 डिग्री के सामने ये 150 है, तो यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने 150 है, तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा 150√3, तो ये DC की लेंथ है, तो ये हो गया 150√3। तो अब एक बार 50 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 50 दिए 50 चौके, तो ये हो गया 4/3√3, यानी आंसर इज ऑप्शन C। The angle of elevation of top of a tower from the rooftop of a 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो भाई एक बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, तो इसके बिल्डिंग के टॉप से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि टावर काफी बड़ा है, टावर काफी बड़ा है, और बिल्डिंग के रूफ टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यानी कि यहां से ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई। देन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ दैट टावर इज 5, और इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये जो एंगल है इस बिल्डिंग के टॉप से, वो एंगल है भाई 5, सच दैट tan phi इज 2/3, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर इन मीटर्स, तो हमें टावर की हाइट बतानी है मीटर्स के अंदर। देखो ऐसे एंगल्स हैं, इससे पहले मैंने आपको करवाए हैं कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर tan phi की वैल्यू बताई गई है, tan phi इज इक्वल टू 2/3, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने ये ट्रायंगल देखनी पड़ेगी। और मैंने आपको एक और बात बताई है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है, तो जिस भी एंगल का जिक्र होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिस भी एंगल का जिक्र होता है वो हमेशा बेस वाला एंगल होता है, यानी कि वो ये वाला एंगल होगा जो नीचे बना हुआ होता है, इस एंगल का जिक्र नहीं होता है। अगर इस एंगल का जिक्र भी होएगा, अगर इस एंगल का जिक्र होएगा भी, तो इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करके आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो इसका मैं नाम रख दूं ABC, और अगर यहाँ पर tan phi का जिक्र होएगा तो आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये C जो है नीचे ग्राउंड में चला गया, B यहीं पर है 90 डिग्री, और A जो है ऊपर उठ जाएगा ऐसे। क्लियर है? मतलब कि हमेशा बेस वाले एंगल को मानेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा जिक्र बेस वाले एंगल का होता है, तो इस एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, और जिस साइड पर एंगल बना हुआ है, तो एक तो हाइपोटेन्यूज होगी जो 90 के सामने, उससे दूसरे वाली बेस होती है। ऐसा देखने की आपको आदत होनी चाहिए भाई, कोई खास स्किल नहीं है ऐसा देखने की, ये आपको आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर tan phi की बात हो रही है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, जो कि मैं मानता हूँ कि भाई 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 2 यूनिट है, और बेस जो है वो 3 यूनिट है। 2/3 इन्होंने रेशियो बताया है, तो इन साइड्स का रेशियो हमें पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपने क्या करना है, अगर मैं इनके नाम दे दूं, अब देखो ये जो साइड है ना BC, ये BC जो है ये 2 यूनिट है, इसका रेशियो की जगह पर 2 आया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो 10 है, एक्चुअल में इसकी लेंथ 10 मीटर है, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है वो इस रेशियो से 5 गुना है। तो मैं इनके रेशियो को 5 गुना कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक्चुअल लेंथ आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो अब हमारे सामने एक्चुअल लेंथ आ चुकी है साइड्स की। क्लियर है भाई? तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, अगर 30 डिग्री के सामने 15 है, तो 60 के सामने ये वाली साइड हो जाएगी 15√3, और ये जो साइड है ये तो 10 है ही, और हमने बताना है इस पूरे टावर की लेंथ, तो पूरे टावर की लेंथ क्या हो गई 15√3 प्लस 10। तो एक बार 15√3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 इंटू 1.732, तो भाई 15 दूनी 30, 15 3 45, ऐसा लगी 4, 109, 10 और 25, तो 3 के बाद पॉइंट,
25.98, ठीक है। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, +10 तो यहाँ पर +10 तो ये कितना हो जाएगा 35.98। तो यानी कि अपना आंसर क्या होएगा। अब यहाँ पर हमने क्या बताना है, यहाँ पर हमने बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर्स इन मीटर्स, निकटतम, नियरेस्ट हमने बतानी है, इंग्लिश में लिखानी है। तो 35.98 को ऑफ कोर्स कॉमन सेंस आप 35 ना लिखकर 36 लिखोगे, ये तो क्लियर है ना, 36 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखने आ ही गए हो तो एक टावर है हमारे सामने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर। तो 2 पॉइंट है P एंड Q। तो देखो अब एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि जो P है वो टावर के बेस के पास है, Q है या वो पास है, Q है दूर है, या P यहाँ पर है Q यहाँ पर है, कुछ भी नहीं बताया ना, ठीक है। उसने जस्ट ये बताया कि भाई P के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा और Q के ऊपर एंगल बन रहा है फाई। तो हमें ये नहीं पता कि थीटा यहाँ पर बन रहा है या थीटा यहाँ पर बन रहा है, क्लियर है। तो ये आपको कैसे पता चलता है, जब एग्जामिनर आपको ऐसे एंगल से बताता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हमें पता लग जाता है कि जो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, दूर जो एंगल बनेगा वो छोटा होगा। लेकिन जब उसने इस वे में बताया है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो जो बड़ा एंगल है उसका जो साइन है, साइन हमेशा बड़ा होएगा उसका। तो जिस भी एंगल का साइन थीटा बड़ा होएगा, जिस भी एंगल का साइन बड़ा होएगा वो एंगल बड़ा होएगा और वो इसके पास में बनेगा। लेकिन हमेशा आप एंगल का साइन नहीं देख पाओगे, मतलब कि यहाँ पर देखो एंगल का जो साइन है, आप टेंजेंट भी देख सकते हो, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में हो गया, √89 आ गया। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया पॉइंट P और इसको मैंने मान लिया पॉइंट Q। तो पॉइंट P पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है जी थीटा, और पॉइंट Q पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है फाई। तो चलिए अभी इस काम को करना स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर ने क्या बताया, ध्यान से देखते रहिएगा। एग्जामिनर ने बताया कि tan थीटा इज 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल APB की। तो यहाँ पर tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर अगर 3 है तो ये जो बेस है ये पूरा ये 4 है, ठीक है। अब अगली ट्रायंगल के अंदर आते हैं, ट्रायंगल AQB के अंदर। AQB के अंदर जो एंगल फाई बन रहा है, तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके अंदर अगर परपेंडिकुलर 5 है यहाँ पर, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये √89 है। इस छोटी वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बेस कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा इसका स्क्वायर 89, 5 का स्क्वायर 25, घटा देते हैं और √, तो ये हो जाएगा जी 64, √64 यानी कि 8। तो अब देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये जो साइड है AB, इसकी लेंथ 5 भी है, इसकी लेंथ 3 भी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी साइड को सेम करते हैं ताकि हम दोनों रेशियोज को यूज कर पाएं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं 15 बनाने की कोशिश करूंगा। जो भी काले वाले हैं उनको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 दिए 15, ये बन जाएगा 5 चौके 20। और जो भी ये वॉयलेट कलर के हैं इनको मैं 3 गुना करूंगा। तो 5 दिए 15 और 8 दिए 24। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि जो BQ है उसकी लेंथ 24 है और जो PB है उसकी लेंथ 20 है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि हमने एंगल जो है वो गलत ले लिए हैं। अब आपको लगेगा कि इतनी दूर आ गए और अब हमें पता चल रहा है कि एंगल गलत हैं, तो भाई फिर तो हम मारे गए। लेकिन ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एंगल ऐसे गलत ले लिए, बाद में पता चला इस वाले एंगल को इधर ले लिया, इस वाले एंगल को इधर ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगल को मैं बना रहा हूँ जी फाई, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस 24 हो जाएगा। यही तो है ना, ये पूरा डिस्टेंस, मतलब कि जब एंगल फाई है, एक बार फिर से समझो, इसको फिर से मैं 20 बना देता हूँ। जब एंगल फाई है तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस 24 है। जब एंगल यहाँ पर फाई है तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस 24 है। तो मैंने इसीलिए इसको फाई बनाया है।
तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस क्या हो जाएगा पूरा 24। और जब एंगल थीटा है यहां पर, तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस 20 है, तो यानी कि थीटा जो है वो यहां पर आना चाहिए था, परपेंडिकुलर 15, और ये जो बेस है ये यहां पर 20 होएगा। ठीक है, अब देखो सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप यहां पर पॉइंट P लेते और यहां पर पॉइंट Q लेते तो ये सिचुएशन ऐसे आनी थी। तो जनरली तो एग्जामिनर बता देता है कि पॉइंट P जो हो वो बेस के पास है। अगर वो ना भी बताए, इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो इस केस में ना बताए तो, है कभी कभी इतनी चीज़ें चेक कर लेता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो भाई इसका जो परपेंडिकुलर है, अगर ये 15 है तो ये वाली साइड 20 हो जाएगी, ये जो साइड है 24 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस आ गया P और Q के बीच में 4 जो उसने पूछा है। लेकिन अभी तक जो चीज़ हम डील कर रहे हैं वो हम रेशियो के अंदर डील कर रहे हैं कि अगर ये 15 है तो ये 20 है, हम ऐसे डील कर रहे हैं। एक्चुअल में जो टावर की लंबाई है ये एग्जामिनर ने बताई है 135 मीटर। तो जो रियलिटी है वो हमारे रेशियो से 9 गुना है, रियलिटी रेशियो की 9 गुना है। तो यहाँ पर रेशियो में P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 का है, तो एक्चुअल में 9 चौके 36, वो 36 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक टावर है, इसके टॉप से किसी बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है भाई, क्लियर है, आसान सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो थीटा है, यानी कि ये जो एंगल है ये थीटा है। चलो भाई, सच दैट टेन थीटा इज 3/4, इस तरीके से कि टेन थीटा 3/4 है। तो टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक बार नाम रख देते हैं, यानी कि ट्रायंगल BCD के अंदर, BCD दिख रही है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर जो टेन थीटा है वो 3/4 है। तो मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा कि टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है और हमेशा बेस एंगल होता है, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस एंगल का टेंजेंट लूँ, इस एंगल का टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर होएगा मेरे भाई ये साइड, परपेंडिकुलर और बेस होएगी ये साइड। ठीक है, 3/4। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे उसने क्या बताया, एग्जामिनर ने बताया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, कि इस टावर की हाइट क्या होएगी टू द नियरेस्ट मीटर्स इफ बिल्डिंग इज 273 मीटर हाई, कि अगर ये बिल्डिंग 273 मीटर हाई है, अगर पूरी बिल्डिंग की हाइट 273 मीटर है। तो चलिए अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये BC जो है ये 3 है और ये DC जो है 4 है। अब दूसरी ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो एंगल होएगा वो 30 डिग्री का होएगा, कि अगर 30 के सामने 4 है तो 60 के सामने क्या होता है, तो 60 के सामने होता है 4√3, और यहाँ पर ये BC 3 होगी। तो पूरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट हो गई 4√3 + 3। ठीक है, तो एक बार मैं 4√3 को सोल्व कर लेता हूँ। तो 4√3 की वैल्यू क्या होगी, 4 × √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो मैं जनरली क्या लेता हूँ, मैं 1.73 लेता हूँ मैक्सिमम केसेस में, ताकि इजीली कैलकुलेट कर लें। तो 1.73 हो जाएगा भाई, 17 चौके 68, 680 और 12 692, यानी कि 6.92। तो ये हो गया 6.92, तो 6.92 + 3 ये हो गया जी 9.92। तो 9.92 जो चीज़ रेशियो के अंदर है वो एक्चुअल में है 273, वो एक्चुअल में क्या है 273 मीटर्स। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है AD। तो ये जो AD है, जो यहाँ पर टावर की हाइट है, वो रेशियो के अंदर 3 है, 3, ये भी 3 होएगी क्योंकि ये 3 है। तो 9.92 की वैल्यू 273 है, तो 3 की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन बन रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू होएगी 273/9.92। तो 3 की वैल्यू क्या होगी आपको दिख रही है ऑफकोर्स, 273/9.92 × 3। क्लियर है। तो देखो आप यहाँ पर एक्चुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ। और कैसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इसको × 100 कर दो, इस पॉइंट को हटा दो, अब मैं अप्रोक्सीमेट करना स्टार्ट करूँगा। देखो ये जो 992 है इसको मैं 990 बनाऊँगा, मतलब कि मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूँगा। और जब डिनोमिनेटर को आप छोटा करते हो तो आंसर बड़ा आ जाएगा, डिनोमिनेटर को छोटा करोगे तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा एक्चुअल से। तो मैं इसको 990 कर रहा हूँ, तो जो अपना आंसर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा असली आंसर से, मतलब हमारा असली आंसर
यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी उससे थोड़ा सा छोटा होगा। क्लियर है? ये मैंने क्यों किया था कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि भाई 3 से 1 कैंसिल आउट हो गया 33 पर, 3 11, 3 में 27, 3 1 कम 3, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया जी 91 इंटू 10 यानी कि 910 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पर कर लेते हैं 11 8 88, 3 11 दूनी 22, तो 82 8 बटे 11। और जब भी नीचे 11 हो तो 9 का टेबल चलता है, तो 9 8 72, 82.72। ये देखो, तो मैंने क्या बताया था कि हमने डिनोमिनेटर को 992 से 990 किया है, थोड़ा सा छोटा किया है, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा होएगा। तो 82.72 से थोड़ा सा छोटे वाला एक्चुअल आंसर है, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा छोटे वाला, इतनी दूर मत चला जाना, हमने इतना ज़्यादा बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, 992 की जगह 990 लिया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई विद इट्स बेस एट द सी लेवल। तो एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है वो 60 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 15 डिग्री। तो यहाँ पर एक बोट है भाई, मान लो यहाँ पर है, तो इस बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 15 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। तो हमने क्या निकालना है, हमने ए बी निकालना है, इस बोट का डिस्टेंस लाइट हाउस के फुट से। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री की ट्रायंगल आपको बताई है। उसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, तो कहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार अलग से ट्रायंगल ही बना लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 15 डिग्री के सामने साइड होएगी √3 - 1 और 75 डिग्री के सामने साइड होएगी √3 + 1, और अगर ऐसा होएगा तो 90 डिग्री के सामने साइड होएगी 2√2। क्लियर है? ये मैंने स्टैंडर्ड केस बताया। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब उस बात को मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कि मान लो आपने निकालना है साइन 15 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया जी √3 - 1 परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2√2। तो आ गया है ना, साइन 15 की वैल्यू देखते ही देखते आ गई आपको, अगर ये केस याद है तो। ऐसे ही अगर आपको कोस 15 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस है √3 + 1 और हाइपोटेन्यूज है 2√2। और कोस और साइन की जो वैल्यू है इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर अगर आप tan 15 की वैल्यू निकालते हो, tan 15, तो tan 15 होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है √3 - 1 और बेस है √3 + 1। तो इसको डेफिनेटली आप सोल्व कर सकते हो, इस चीज़ को आप रैशनलाइज कर सकते हो, इसको ऊपर भेज सकते हो, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब हम इसको सोल्व करते हैं रैशनलाइज करके, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया है, ये आ जाएगा 2 - √3, और जो tan 75 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + √3। तो इसका मतलब क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है कि भाई tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर 2 - √3 है तो बेस 1 है, tan 15। मतलब एक्चुअल में ये जो यहाँ पर चीज़ है, ये √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, इसको सोल्व करते हैं तो ये ऐसे आता है। तो tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस या परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसे लिख सकते हैं, बात सेम ही है। जैसे कि आप 6/2 को ऐसे लिख सकते हो 3/1, बात सेम है, 6/2 या 3/1। लेकिन जो हमारी ट्रायंगल बन रही है ना, जो हमारी ट्रायंगल बन रही है वो 6 2 7 वो इस वे से बन रही है। क्लियर है? वो 3 और 1 को यूज करके हमारी ट्रायंगल नहीं बन रही, 3 और 1 को यूज करके हमारा हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा। तो अब यहां पर आपको लग रहा होगा ये तो और कंफ्यूजिंग होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं, देखो अब ध्यान से, अगर आपने ट्रायंगल बनानी है, अगर आपने ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और उसकी तीनों साइड लिखनी है, तीनों साइड, पहली दूसरी तीसरी तीनों साइड लिखनी है, तो ये तीनों चीजें ये वाली आप यूज करो। लेकिन अगर आपको सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का, तो आप ये tan 15 की ये वैल्यू यूज कर सकते हो, tan 75 की ये वाली वैल्यूज यूज कर सकते हो। ठीक है, इस केस में क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज अलग से निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं tan 15 की वैल्यू बता दूं यहां पर, या चलो आपको एक और अंडरस्टैंडिंग देता हूं यहां पर,
अब बताने ही लग गया हूँ तो देखो ध्यान से, इन दोनों केसेस में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी साइड है 30, 40 और 50। अगर मैं इसकी तीनों साइड को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे अगर तीनों साइड्स को सेम चीज़ से डिवाइड कर दूंगा तो भी। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैंने तीनों साइड को अगर √3+1 से डिवाइड कर दिया तीनों साइड्स को, यहां पर भी, तो √3 - 1 √3+1 ये क्या हो जाएगा 2 - √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2√2/√3+1। तो जब आप 10-15 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस ऐसे ऐसे बनाओगे तो उस केस में हाइपोटेन्यूज इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपको तीनों साइड लिखनी है ना, जब आपको तीनों साइड लिखनी है तो आप इन वाली चीज़ों का यूज़ करो। तीनों साइड्स का ये रेशियो है, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, इनसे क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ इनका रेशियो यूज करना होता है, मेरे क्वेश्चन में मुझे पता है सिर्फ tan थीटा का रोल है या सिर्फ tan 75 का रोल है, तो उसमें भी परपेंडिकुलर और बेस ऐसे होएगा, तो मैं अपना वो वैल्यूज यूज कर लेता हूँ, उनके बिना काम चल जाएगा। इस ट्रायंगल से काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप √3 - 1 लिख सकते हो, यहाँ पर √3+1 लिख सकते हो, यहाँ पर 2√2 लिख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि √3 - 1 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 60/√3 - 1। तो √3+1 की वैल्यू निकालनी है, तो √3+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू √3+1। देखो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। हालांकि इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो मुझे ऑलरेडी याद है, वो क्या है, वो 2 + √3 है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप ये रटो, तो यहां पर ये तो आप समझ गए ना कि ये हमें ऐसे कर सकते हैं इसका यूज, लेकिन क्लियर है, हम ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैठ के सोचो, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अब एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, जब सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ करना हो, सिर्फ परपेंडिकुलर कि ये वाली साइड हमें गिवन है 60 और ये वाली साइड हमने निकालनी है, तो उस केस में मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ कि tan 15 = 2 - √3। तो परपेंडिकुलर अगर 2 - √3 है तो बेस 1 होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 15 की वैल्यू। तो 2 - √3 की वैल्यू क्या है 60, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 60/2 - √3। जब इसको आप रेशनलाइज करोगे तो ये 2 + √3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। उस केस में जब सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की बात हो तो उस केस में आंसर थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा और कई ज़्यादा सेकंड का फर्क नहीं होएगा, बस 5-10 सेकंड का फर्क होएगा। क्लियर है, बस वो चीज़ समझाने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ 100 मीटर हाइट, एक क्लिफ है 100 मीटर ऊंची, ए पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक बोट है जो कितने डिस्टेंस पर है 100 × 2 - √3 इतने डिस्टेंस पर है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होएगा, यानी कि ये एंगल थीटा है, ये कितना होएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। tan थीटा = परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 100/100 × 2 - √3, तो 100 से 100 गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। अगर इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर जाकर इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। रेशनलाइजेशन आपको आनी चाहिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस में सिखाई है। तो tan थीटा 2 + √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 75 डिग्री हो। एटलीस्ट ये आपको अब याद होनी चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब अगर इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो इसके कंसेप्ट लेक्चर को फिर से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी आप रिपीटिशन करोगे आपको फायदा होगा। अब मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर मिलूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से लीक से हटके क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लीक से हटके का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, इन सारे क्वेश्चंस को खुद करना, और उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो फिर देखना एक बार सारी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज सारी करना, लेकिन एक बार 1-2 दिन इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। उस एक्सरसाइज में मिलता